हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। और बात करेंगे आवाज अड्डा में उत्तर प्रदेश का मूड क्या है, तो मूड को कैसे गेज करें, कैसे समझें, ये जानने की आज कोशिश की जाएगी। और इसको समझने के लिए एक सी वोटर ने सर्वे किया है और उस सर्वे में ये समझने की कोशिश की कि इस समय उत्तर प्रदेश की हालात क्या हैं। अगर इस समय चुनाव हो जाएं तो वहाँ रुझान किस तरह से है, लोगों का मूड क्या है, किसको कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं और कौन जीत सकता है, लेकिन कितना नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, तमाम सारी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश के मूड को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो आज इसी पे बातचीत होगी सी वोटर के सर्वे पे। तो जो पहली चीज़ हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो ये कि उत्तर प्रदेश में अगर इस समय चुनाव जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी प्लस यानी भाजपा और योगी उसके सहयोगी दल होंगे, उनको अगर इस समय वोट देखा जाए तो कन्वर्ट होते हैं 241 से 249 सीटों में। पिछली बार 302 थी। समाजवादी पार्टी प्लस यानी उनके और उनके सहयोगी दलों को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा सी वोटर के सर्वे में निकल के आ रहा है, जो उनका लगातार ऑनगोइंग ट्रैकर है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 15 से 19 के बीच में उनकी सीट्स रह सकती हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। और कांग्रेस में भी कोई स्थिति में परिवर्तन दिख नहीं रहा है। 3 से 7 सीटों का अनुमान है कि सी वोटर का जो सर्वे इस समय जनता के मूड को गेज करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब ये समझना ज़रूरी है कि किसको कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज जब कन्वर्ट होते हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 1% से बड़ा तगड़े स्विंग आ जाते हैं। तो इस वक्त यूपी में रुझान क्या है, तो अगर उनको आप देखने की कोशिश करें तो बीजेपी को करीब 41% वोट मिलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ये पिछली बार से स्लाइटली थोड़ा सा आधे % के आसपास ज़्यादा ही होंगे। और समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिल रहे हैं, फासला काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और इसी तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे तो 15%, वही जो ब्लॉक है उनका वो उनका जो फिक्स वोट कह सकते हैं आप बीएसपी का, वो 15% पे बना हुआ है। और कांग्रेस का 6% पे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं आ रहा। इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद ये स्टैटिक है, वहीं 6%, यानी अभी मोमेंटम पकड़ नहीं पा रहा और अन्य की स्थिति भी कोई बदल नहीं रही। यानी आप कह सकते हैं कि बाईपोलर इलेक्शन है वहाँ पे, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में ही सीटों में भी और इसमें भी आप देख रहे हैं तो कन्वर्ट होती हुई चीज़ें दिख रही हैं। यानी और दूसरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर यहाँ पे पड़ता हुआ दिख नहीं रहा और दूसरी पार्टी या दूसरी चीज़ मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक चीज़ और हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि जो लखीमपुर में हिंसा हुई है उसकी वजह से क्या तस्वीर बदली, किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ। तो उसमें 60% लोगों का ये मानना है कि इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है, क्योंकि ये एक स्थिति ऐसी बनी जहां पे बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। 40% लोग हालांकि इस बात से सहमत नहीं थे। इसके बाद ये रखा गया कि क्या इससे जो छवि बना के एक बीजेपी चल रही है, इमेजरी उसने क्रिएट की है, उससे भी क्या नुकसान होगा, छवि आगे जाते हुए कैसे बदलेगी। तो उसमें भी लोगों को लगता है, करीब 70% को मानना है कि हाँ इससे जो है नुकसान होगा। और नुकसान जो अब तक हुआ है वो शायद बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हैंडलिंग अभी हो रही है उस पर भी कई लोग उस पर सवाल कर रहे हैं। एक सवाल और इसमें पूछा गया कि क्या ये विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा है, इसलिए ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है और लोग अपनी इसमें राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें 58% लोगों का मानना है कि हाँ, इसमें जो है विपक्ष जो बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है उसकी वजह से बहुत बड़ा हो रहा है। 42% को ऐसा नहीं लगता है। एक और सवाल अंत में महत्वपूर्ण, जिसके लिए योगी जी अपने आप को बहुत अपनी तारीफ करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो कैसी है। जब उस पर हमने बातचीत की क्या पिछले कुछ दिनों में ख़राब हुई है, तो इसमें जो लोग हैं उसमें 63% लोगों का मानना है कि हाँ, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है पिछले कुछ दिनों में, रादर 1 महीने कह सकते हैं। उसमें 37% इस बात से सहमत नहीं है। तो इस मूड को समझने में इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर ऑफ सीट्स, परसेंटेज और कुछ बहुत ज्वलंत मुद्दे जो इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीति में गरमाए हुए हैं और जिसको लेकर के विपक्ष अच्छी खासी उसमें राजनीति कर भी रहा है। दोनों पक्ष कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी कर रहा है।
तो इसको समझने के लिए कि मूड कैसा है, क्या है यूपी में, बातचीत के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अनिला सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, जूही सिंह जी हमारे साथ हैं जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसके साथ हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अभय दुबे जी हैं CSDS के प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और साथ ही जिनकी कंपनी ने जिस ट्रैकर ने ये सर्वे किया है, यशवंत देशमुख जी हमारे साथ हैं, फाउंडर सी वोटर्स के, और ये जो सर्वे हुआ है ये ABP न्यूज़ और सी वोटर ने किया, जिस पर हम आज चर्चा करें। तो यशवंत जी के साथ ये शुरुआत करें। पहले तो समझ लें कि जो ये सर्वे हुआ है इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यशवंत जी, दो चीज़ें बताइए। एक तो वोट परसेंटेज जो दिख रहा है, बीजेपी को 41% वोट मिलते हुए आपका ट्रैकर दिखा रहा है, और समाजवादी पार्टी 32 को। तो क्या ये परसेंटेज के टर्म्स में अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो बीजेपी के वोट परसेंटेज में कोई बहुत चेंज नहीं आ रहा, तो ये फिर सपा की तरफ वोट परसेंटेज कहाँ से बढ़ रहा है? बाकी विपक्षी पार्टियों के हिस्से से यही ट्रैकर लगातार शो कर रहा है कि बीजेपी के वोटों में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है पिछले विधानसभा के मुकाबले। अगर लोकसभा से कंपेयर करेंगे तो हाँ कमी आई है, लेकिन विधानसभा के मुकाबले कंपैरिजन में कोई कमी नहीं आई है। और इस समय सपा के जो वोट बढ़े हैं वो मूलतः बसपा की ओर से जो मुस्लिम मतदाता शिफ्ट हुए हैं खासतौर पे उनके कारण ये वोट बढ़ा है। ये काफी हद तक पश्चिम बंगाल की जैसी स्थिति है जहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट के सारे वोट ममता बनर्जी को शिफ्ट हो गए थे बीजेपी के मुख्य मुकाबले में होने के कारण। वैसी स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में है। तो समाजवादी पार्टी जो कि एक तरह से ग्राउंड पे पूरी तरह इनएक्टिव है, जिसके नेता घर में बैठे हुए हैं, सड़क पे दिख नहीं रहे हैं, और मैं ग्रासरूट नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्य नेताओं की बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के हिस्से में जो ये वोटों का इजाफा हो रहा है वो दरअसल एक डिफॉल्ट इजाफा है, जिसमें जितने भाजपा विरोधी मतदाता हैं उनको साफ दिखाई दे रहा है कि मायावती कहीं सीन में दिख नहीं रही है और वो कोई सड़क पे भी नहीं दिख रही है। और ऐसे में शायद अगर कोई पार्टी बीजेपी को कंटेस्ट दे पाएगी अंत में तो शायद वो समाजवादी पार्टी होगी। इसलिए उनका एक रीओरिएंटेशन, रीग्रुपिंग आप कह सकते हैं कि वो हो रहा है, और उसमें मुख्य रूप से अभी मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका है, जो कि वो एक तरह से लगभग एक तरफा लामबंद समाजवादी पार्टी के पास में है। इसीलिए उनके वोटों में वो 5-6% का जो आप इजाफा देख रहे हैं वो इजाफा आपको दिखाई दे रहा है हमारे। ओके, एक चीज और समझना चाहेंगे देशमुख जी, वोट के परसेंटेज में बीजेपी में भले बहुत बदलाव नहीं कि सीटों में बड़ा चेंज आ रहा है, काफी सीटें कम हो रही इनकी, ये थोड़ा समझाइए सर। भाई पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो वोटों का अंतर था वो 20% का था, अभी वो घट के 10% हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आपके जीत हार का मार्जिन इतना बड़ा पड़ता है तो उसमें जितनी बहुत सारी जिसे मार्जिनल सीट्स कहते हैं, जहां समाजवादी पार्टी कम हार जीत के अंतर से उसके बाद हार गई थी, वहां पे चीजें पलटेंगी। उसके ऊपर जो सिटिंग MLAs के खिलाफ नाराजगी है, सिटिंग MPs के खिलाफ नाराजगी है, उसका असर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के वोट कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के वोट तो बढ़ रहे हैं, उसका तो असर पड़ेगा। जहां पे पहले एक तरफा जीत थी वहां पे एक तरफा जीत अब नहीं दिखेगी आपको। ये कोई इसमें बीजेपी के वोट कम नहीं हो रहे हैं तो इसका अर्थ कोई ये कतई ना निकाले कि उत्तर प्रदेश में लोगों में नाराजगी नहीं। मुझे लगता है बहुत सारे जो सर्वे के आंकड़े होते हैं उसमें बहुत सवाल हैं, 20 और सवाल हैं। आपको अगर आप उसमें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में लोगों में नाराजगी नहीं, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि जितना लोग सरकार से नाराज हैं उससे ज्यादा लोग विपक्ष से नाराज हैं नॉन सीरियसनेस की। ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है जब लोग सत्ता वाले पक्ष से नाराज होते हैं, उससे ज्यादा विपक्ष से नाराज हो जाते हैं कि जनता इस बात से नाराज हो जाती है कि हमारी समस्याओं को लेकर ये लोग गंभीर ही नहीं है, ये केवल और केवल अपने ही हिस्से की क्षुद्र सी राजनीति कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से नाराजगी होने के बावजूद भी वहां पे थोड़ा सा इस बात के लिए चिपकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आप बीजेपी में लाख खामियां खोट निकाल दीजिए, बीजेपी के नेताओं में खोट निकाल दीजिए, आप उनसे नाराज हो जाइए, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीचे तक कम से कम इस बात को तो आप उनको श्रेय देंगे कि मेहनत तो वो लोग करते हैं, चुनावी मेहनत, चुनाव प्रचार, सरकार चलाने में मेहनत करें ना करें वो एक अलग विषय है, उस पर हमारा आपका किसी कार्य अभिषेक अपना अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि हर एक पत्रकार इस बात पे तो सहमत होगा, चाहे वो भाजपा के विरोध में राय रखता हो या पक्ष में, कि
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चुनावी रणनीति और उसकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं करते, और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी के बारे में भी कोई अलग राय रखी जा सकती है। तो दौड़ भाग मेहनत जितनी सत्ता में रह करके ये लोग कर रहे हैं, उससे दोगुनी मेहनत दरअसल जो विपक्ष में बैठा है उसको करनी पड़ेगी सत्ता परिवर्तन की। वैसा होता दिख नहीं रहा। मेरा बहुत सीधा सा कहना है कि आपको अगर बीजेपी को हराना है और खासतौर पे मोदी की बीजेपी को हराना है, तो आपको ममता बनर्जी जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, चप्पलें घिसनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप डिफॉल्ट में पा जाएंगे, कुछ सीट आपकी बढ़ जाएंगी। हमारे भी सर्वे में डिफॉल्ट का गेन ऑलमोस्ट 100 सीटों का हो रहा है समाजवादी पार्टी का। कम गेन नहीं होता। 100 सीटों की आप अगर जंप ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी जंप है, लेकिन ये जंप ऐसा नहीं कि 100 सीटों से बढ़ के 200 सीट हो जाएगी। मैं ये भी लगातार कह रहा हूँ, ये जंप हो गई, इसके आगे क्या? ये जंप तो डिफॉल्ट की जंप है, जो आपने घर में लेट करके मसनद लगा करके पड़े आपने काम। इसके आगे क्या? अब इसके आगे आपको सत्ता से बेदखल करना है बीजेपी को, तो इसके आगे की मेहनत जनता के बीच में जाके। यशवंत जी एक चीज बताइए, क्योंकि आपका ट्रैकर लगातार चलता रहता है, अब इस नंबर को थोड़ा डिकोड करें तो बसपा की और कांग्रेस की सीटों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, पिछली बार जैसे ही परफॉर्मेंस, लेकिन थोड़ा सा वोट परसेंट खिसक के सपा की तरफ आया, तो मैसिव स्लाइड सब बीजेपी की सीट्स में हुआ जो सपा की तरफ आ गई हैं। तो एक तो ये इससे समझ में आता है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि अब और मेहनत, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या ये 30-32% पर कांटा अटक जाता है क्या सपा का लंबे ट्रैकर के हिसाब से? हाँ, मतलब आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आप अगर कास्ट इक्वेशन के लिहाज से देखें, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी के लिहाज से देखें, आप हर तरीके से देखें, तो दरअसल 30-32% का ये सैचुरेशन है। जिस समय समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी 2012 में, तब भी यही सैचुरेशन पॉइंट था। आप उनको छोड़िए ना, ये उत्तर प्रदेश का सैचुरेशन। कल्याण सिंह 1991 में जब चुनाव जीते थे, पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी, तब भी यही सैचुरेशन था। ये सैचुरेशन पॉइंट चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे बीजेपी का हो, सबका 30-32% का ही था। दरअसल ये सैचुरेशन पॉइंट बिगड़ा है 2014 से, जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के एड ऑन होने के कारण वो एकदम से वो 30-32 से बढ़ के 45% तक मामला चला गया। तो ये जो हुआ है ये रीसेंट फेनोमेना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नया जो इक्वेशन यूपी का तय हो गया है, उसमें आप 30% पे यूपी नहीं जीत सकते, ठीक है? क्योंकि 30% पे आप यूपी जीत सकते हैं बशर्ते बीजेपी 28% पे आए ना। बीजेपी नीचे नहीं आ रही है। बीजेपी का ग्राफ अगर 40% पे अटका है, 40% से वो नीचे नहीं आ रहा है, तो आपको अपना नंबर 40 के ऊपर ले जाना पड़ेगा। 40 के ऊपर ले जाने के लिए इसका मतलब यह है कि आपको जो सोशल इक्वेशन है उसे आपको अपने बियॉन्ड ले जाना पड़ेगा। अपने बियॉन्ड जाने वाला जो है वो सोशल इक्वेशन अभी बन नहीं रहा है। देखिए, मायावती के जो वोट हैं, उनकी पार्टी के वोट जो है वो अब उनके कोर कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसे आप जाटा मतदाताओं का वोट कह सकते हैं, वो कोर पे अटक गया है। समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं वो उनके कोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी मुस्लिम प्लस यादव, वहां पे जाके अटका। थोड़े बहुत और ओबीसी उसमें जुड़े होंगे, ठीक है। कांग्रेस का सैचुरेशन क्या है मैं कह ही नहीं सकता। कांग्रेस का नीचे के लेवल पे सैचुरेशन क्या है और ऊपर के लेवल पे सैचुरेशन क्या है, ये दोनों ही कहना जी। अच्छा यशवंत जी, दो छोटे छोटे और सवाल हैं, आप चाहे तो एक साथ जोड़ के जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि आपका ट्रैकर लगातार चलता रहता है, ऑनगोइंग है, तो आप डेली बेसिस पे भी उसको देख के गेज कर सकते हैं। ये जो पीलीभीत की घटना हुई, चूंकि हमारे सर्वे में ये दिखा रहा है कि इसको भी आपने कैप्चर कर लिया, तो और सटीक और बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन है ये। इस रिजल्ट में उसका कितना परसेंटेज है? अगर इस घटना को माइनस करें तो जो आप कह रहे थे कि नाराजगी बीजेपी से है लोगों की, वो कितनी है? और इसी के साथ दूसरा सवाल है कि इस समय सबसे बड़ा इशू क्या आपको देखने को मिल रहा है वहां पे? देखिए, जो वोट और सीट का कैलकुलेशन है उसमें ये ठीक से कैप्चर नहीं हुआ। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 तारीख हमारा पिछला जो ट्रैकर रिलीज हुआ था वो 3 सितंबर को हुआ था। तो 4 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच का जो हमारा सर्वे था, 4 अक्टूबर को ये बड़ी घटना हो गई, तो इमीडिएटली हम लोग ने उसके ऊपर तय किया कि 3 दिन में हमको स्नैप पोल भी रन करना है, क्योंकि हमारा 8 तारीख को टेलीकास्ट था। तो इसलिए हमने फटाफट स्नैप पोल रन किया, मैप करने के लिए, गेज करने के लिए, और उसमें 2 चीजें समझ में आई। पहली बात तो ये कि इस घटना की प्रतिक्रिया बहुत गहरी हुई है। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, लोग उसको लेकर के उत्तेजित हैं। तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी चीज मुझे पकड़ने में आई वो ये कि इस घटना को भी रिएक्शन जो है वो बहुत ही पार्टिजान रिएक्शन। पार्टिजान से मेरा कहने का मतलब ये है
कि जो भाजपा विरोधी मतदाता हैं उनके लिए हीरो कोई और है और विलेन कोई और है, जो भाजपा के सपोर्ट के मतदाता हैं उनके लिए हीरो बिल्कुल उल्टा है और विलेन बिल्कुल उल्टा है, जो इनका हीरो है उनका विलेन है, जो उनका विलेन है वो इनका हीरो, ऐसा मतलब बिल्कुल ही उलट मामला। और उसका कारण शायद ये है कि अगर केवल एक घटना हुई होती कि वो गाड़ी रौंदते हुए निकल गई तो वो उसका पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त शायद रिएक्शन होता था, लेकिन उसके बाद में जो लिंचिंग की घटना हुई कि जो बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को पीट के मार दिया गया, मुझे ऐसा लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जैसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को बैलेंस आउट कर दिया। तो हर एक के पार्टिजान रिएक्शन, लेकिन ऐसी घटनाओं का एक दूसरा दूरगामी अंतर पड़ा है। और ये हम ना बोले कि ये दरअसल इस घटना के ठीक पहले गोरखपुर की घटना भी हो गई जो कानपुर के एक व्यापारी की मृत्यु हो गई, और बैक टू बैक इस तरह की घटनाओं से मुख्यमंत्री योगी की एक जो केयरफुली क्राफ्टेड इमेज है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जो उन्होंने एनकाउंटर्स के रूप में अपनी 4 साल में जो भी अर्जित की थी, मुझे लगता है कि उसके ऊपर जरूर धक्का लगा है। अब बीजेपी इसमें बहुत ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि देखिए, एक तो जिस मंत्री पुत्र और जिस मंत्री की बात हो रही है वो ब्राह्मण मंत्री है, और उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। ये इतनी बार जपा जा चुका है 1008 बार कि अब ये एक तरह से सत्य मान लिया गया है कि ब्राह्मण नाराज है। और इस चक्कर में कि एक ब्राह्मण मंत्री के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें, ब्राह्मण नाराज है, वो अटक। जबकि मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना यह है, उत्तर प्रदेश की जनता या पूरे देश में किसी भी जगह की जनता, कोई भी जनता जो सुधी व्यक्ति है, हम आप जो आपके दर्शक देख रहे हैं, दिल पे हाथ रख के देखें, हम में से कोई भी व्यक्ति क्या अपनी जाति के किसी भी माफिया को स्वीकार करेगा? हमारी जाति के नाम पर कोई दबंगई करे, माफिया बना फिरे, और हम उसे अपना नेता मानेंगे क्या? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक तरह से जिसे कहते हैं ना नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। माफियाओं की जात के ऊपर आप उसके ऊपर अगर बात करने लगे तो आपको लगेगा कि मामला जो है कुछ हम किसी अलग डायरेक्शन में चले गए हैं जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं। क्योंकि जनता से जब हम पूछते हैं तो बीजेपी के भी मतदाता उतने ही नाराज दिखते हैं, दुखी दिखते हैं लखीमपुर की घटनाओं से, जितना कि नॉन बीजेपी के मतदाता दिखते हैं। जी, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कुछ चीजें वास्तव में घूमती है जातिगत राजनीति और उसके आंकड़ों के आधार पर। ब्राह्मण नाराज हैं, निस्संदेह नाराज हैं, लेकिन ब्राह्मण नाराज इतने नहीं है कि जाके समाजवादी पार्टी को वो वोट दे आएंगे, इतनी नाराजगी नहीं है। यूपी में ब्राह्मण की नाराजगी बीजेपी से ऐसी होती है जिसका मतलब होता है कि जाओ हम तुमसे नाराज हैं, हम घर बैठेंगे, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। अब बहुत साफ बता रहा हूं आपको। और वैसी नाराजगी नहीं होती कि हम आपसे इतने नाराज हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट जाएंगे। ब्राह्मण वैसे नाराज नहीं होता। दूसरी बात, जो मंत्री साहब हैं वो कोई ब्राह्मणों के नेता नहीं, पता नहीं क्यों बीजेपी को या कोई भी माफिया अपनी जाति का नेता नहीं है। अगर ऐसा ही होता, मुख्तार अंसारी गाजीपुर के बाहर पूरे यूपी के मुसलमानों के नेता क्यों नहीं बन गए? अतीक अहमद पूरे इलाहाबाद के बाहर पूरे यूपी के मुसलमानों के नेता क्यों नहीं बन गए? जितने भी माफिया हैं आप देख लीजिए, सारे माफिया या बाहुबली वो अपने अपने गृह जिले के नेता होते हैं, उनकी पैन स्टेट कोई पहचान नहीं होती। क्योंकि गृह जिले में बैठ करके तो यार ऐसा है ना, आप अपने स्टूडियो में बैठे हैं, मैं यहाँ अपने कमरे में बैठा हूं, अगर हम दोनों के पीछे कोई भी कनपटी में पिस्तौल रख के खड़ा हो जाए तो हम और आप भी जो कहेंगे वो हाथ उठा के हमको कहने शुरू हो जाएगा। तो गृह क्षेत्र में हर माफिया, हर बाहुबली वो रॉबिन हुड होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं है। ठीक है यशवंत जी, फिर इस पर और चर्चा करते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस कर लिया है कि जो ट्रैकर के नंबर्स हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं। अब जरा अपने राजनीतिक मित्रों के पास चलते हैं। अनिला सिंह जी, नंबर्स दिखा रहे हैं कि भारी नुकसान है, भले ही आप अभी भी उस मैजिक फिगर से काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन नुकसान तगड़ा है। और ट्रैकर ये बता रहा है कि लोग नाराज़ भी हैं, खासतौर पे इस लखीमपुर वाली घटना, माफ़ कीजिए मेरे मुंह से पहली बार शायद पीलीभीत निकल गया था, लखीमपुर वाली घटना से भी बहुत नाराज़ है। एहसास है आप लोगों को? उत्तर प्रदेश में है, सत्ता में है, तो हर चीज का एहसास है। ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं है, परंतु जैसा कहा जा रहा है कि लखीमपुर की घटना से उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत ज्यादा नाराज है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये भी देखा है कि पुलिस जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपना कैसे कार्य किया। यही विपक्ष, या मैं कहूंगी इतना जबरदस्त तरीके से हो हल्ला हो रहा था, दबाव हो रहा था, मीडिया में भी लगातार चर्चा हो रही थी कि आशीष की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, आशीष की ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी। और हमने देखा और मीडिया ने भी बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर करके दिखाया कि किस प्रकार से 12 घंटे से ज्यादा
उसको पकड़ के उसकी ड्रिलिंग हुई, और यहाँ तक अधिकारियों ने बताया कि हम इतने सेटिस्फाइड नहीं है जिस प्रकार से वो उससे जवाब की अपेक्षा है, उत्तर की अपेक्षा, उस प्रकार से वो उत्तर नहीं दे रहा है, और अभी वो जेल में है और अभी 3 दिन की पुलिस रिमांड पे भी उसको लिया है पुलिस ने। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये भी देखा है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां पर हुई और उसका रेपरकशन डेफिनेटली होना था। 8 जाने गई हैं। मैंने क्या, पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से उस पर भी राजनीति हुई कि 4 जानों के विषय में सब लोग बात कर रहे थे, बाकी 4 जाने जो गई हैं उनके विषय में कोई चर्चा भी नहीं करना चाह रहे थे। ये वही लोग हैं जो अपने आप को सबसे बड़े ब्राह्मणवादी बताते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने आप को पिछड़ा और दलितों के मसीहा बताते हैं, परंतु जो 4 जाने के उनके विषय में कुछ चर्चा नहीं थी। तो दुख तो 8 जाने का होना चाहिए ना। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से पुलिस ने अपना काम भी किया, आशीष को पकड़ा भी। अनिला जी सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुनिए। ये जो पुलिस वाली आप कहानी सुना रही ना, ये सब लोगों ने बहुत लाइव देखी है, कैसे हैंडलिंग हुई, कैसे वो बुलाए गए, कैसे गिरफ्तार हुए, कितना डिले हुआ, ये सब छोड़िए। ये उस ट्रैकर का एक पार्ट है। 54-55 सीटों का के नंबर्स कम हो रहे हैं आपके, आप उस नंबर को मेंटेन नहीं कर पा रहे जो पिछली बार आपने किया था, बावजूद इसके कि वोट परसेंटेज आपका इंटैक्ट है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? एक्सेप्ट करती है हाँ ये तगड़ा नुकसान हो रहा है? मैं यहाँ पे 2 बात कहना चाहूंगी नीरज जी। नंबर 1, जो मैं पुलिस की, जो आप कह रहे हैं ना, पुलिस की कहानियां सुना रही हूँ, मुझे कहानियां सुनाने में कोई विश्वास नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कहानियां बहुत सुंदर तरीके से बखान करते हों, शायद मेरा ये इतना तगड़ा पॉइंट नहीं है। मैं सच्चाई, सत्यता के साथ खड़ी होती हूँ, पुलिस अधिकारी की बेटी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये उत्तर उसका है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि पुलिस ने अपने काम किया। तो जो नेगेटिव असर आप बोल रहे हैं, तो नेगेटिव असर तब रहता अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती। दूसरी बात यह है, आप कह रहे हैं कि आपके नंबर्स में डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, क्लियर मेजॉरिटी दिखाई जा रही है, पर नंबर्स डिक्रीज हुए हैं। हाइपोथेटिकली अगर मैं इससे अग्री करती भी हूं, हाइपोथेटिकली, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, 6 महीने हैं चुनाव में। हो सकता है जितने नंबर्स ये दिखाए जा रहे हो इससे कहीं ज्यादा इजाफा हो। क्लियर मेजॉरिटी तो आ रही है, ये तो आप मान ही रहे हैं ना। बाकी लोग जो बहुत हवाई राजनीति कर रहे हैं, अभी तक तो मैंने सुना था कि वर्क फ्रॉम होम होता है, परंतु मैंने सत्यता देख ली पॉलिटिक्स फ्रॉम होम करते हुए, है ना। हम देखते थे ऑनलाइन स्टडीज, पर ऑनलाइन पॉलिटिक्स भी हमने करते हुए देख ली। तो जो ऑनलाइन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स फ्रॉम होम करते हैं, वो ये सपने सजाए बैठे हुए हैं कि 2 रैली कर ली या 4 सभा कर ली तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ये 24/7 की राजनीति करने वाला प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। जी जूही जी, बड़ी मेहनत के बावजूद ये जो हमारा ट्रैकर है जिसमें नंबर्स अब तक आ रहे हैं, यशवंत जी भी कह रहे हैं गाड़ी अटक गई है, अब बढ़ नहीं रही आगे, तो और बहुत पीछे है उससे। नीरज जी, यशवंत जी रेगुलरली सर्विस करते हैं और मुझे लगता है ट्रैकर सही पड़ रहा है, चाहे यशवंत जी धीरे धीरे दिखा रहे हो, हमारे शुभचिंतक हैं। यशवंत जी नंबर छिपा के दिखा रहे हैं क्या? नहीं, वो हमको बता रहे हैं कि रास्ता आपका सही है, आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए। अनिला जी को ऐसे ही हवा में रहने दीजिए कि हम सरकार बना रहे हैं, सरकार की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। और 8 वो दुर्घटना नहीं थी मैडम, हत्या थी। तो हत्याओं पे सबने बोला है, शायद आपने किसी का पढ़ लिया हो, किसी का ना पढ़ा हो। और मसीहा तो यहाँ कोई भी नहीं है। जहां तक यशवंत जी ने बहुत सारी बातें कही, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज और परसेप्शन पे बहुत बड़ा फर्क आया है। और प्रमुख नेता कौन है और ग्रासरूट नेता कौन है समाजवादी पार्टी में, इसका भी अगले सर्वे में आकलन कर लेंगे, क्योंकि नेता और कार्यकर्ता तो जमीन पर हैं। देखना हो तो जरूर देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। हाँ, ना यशवंत जी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, ना अनिला जी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, क्योंकि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की जमीनी समस्याएं हैं और वो समस्याएं प्रधानमंत्री मोदी की भी दी हुई हैं और योगी आदित्यनाथ की भी दी हुई हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप जरूर कोरोना काल में ट्विटर पे या फिर कुछ अन्य संस्थाओं से लिखवा सकते हैं या नीति आयोग से लिखवा सकते हैं कि आपने बहुत बेहतरीन हैंडलिंग की, लेकिन जिसके घर में मौत हुई है ना, जिन मौतों का आंकड़ा आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक नहीं किया है, वो बताएंगे आपको। खामोश है जनता। और जहां तक लखीमपुर खीरी की बात है, तो वहां उप मुख्यमंत्री भी जाने वाले थे ना, आपके मंत्री का बेटा वहां मौजूद था ना, उन्हीं का क्षेत्र था। उसके पहले उनका वीडियो वायरल हुआ। तो पूरा पर्सपेक्टिव जनता के पास है। पुलिस की बात हो रही है, कोई भी पुलिस की बेटी हो, कोई भी IAS अफसर का बेटा बेटी हो, बैठा हो यहाँ पर, यह बताएं कि गोरखपुर की घटना में
पुलिस इन्वॉल्व थी कि नहीं और क्यों वो फरार है, साथ ही कोई पटीदार है वो भी फरार है, तो ये तो अब फरारी उत्तर प्रदेश हो गया है। मुख्यमंत्री की इमेज बताने और नॉन गंभीर। गोरखपुर वाले शायद पकड़ लिए गए हैं जूही जी, गोरखपुर वाले शायद पकड़ गए हैं, पुलिस वाले को गिरफ्तारी हो गई। बात दबाव के बात नीरज जी, अगर आप लोग नहीं होते। नहीं मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पकड़ गए, आपने कहा ना कि फरार है, पकड़ गए। दबाव तो खैर ठीक है, आप लोगों ने बनाया होगा दबाव। नहीं हमने तो कुछ बनाया ही नहीं है, ये सब मीडिया कर रहे हैं, आप लोग का दबाव आता है, आप लोग पब्लिक डोमेन में चीजों को डालते हैं और मुझे लगता है कि हर चैनल खबर चलाता है। मुख्यमंत्री दबाव में आते हैं, मुख्यमंत्री थोड़े दिन फरार करवा देते हैं और वही जिम्मेदार हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश को हेड कर रहे हैं। तो मैं किसी अधिकारी, दरोगा, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी की बात ही नहीं करूंगी। फरार हो जाता है, दबाव आता है, लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके बाद तो खुद ही क्लीन चिट मिल जाती है। एसआईटी की कितनी रिपोर्ट पेंडिंग है ये भी अनिला जी पूछ ले, कस्टोडियल डेस्क का नंबर क्या है ये भी अनिला जी पूछ ले, और जमीनी जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी थोड़ा बात कर ले। 24/7 राजनीति ही नहीं करता है उत्तर प्रदेश, 24/7 उम्मीद भी करता है कि जिसको हम प्रचंड बहुमत से जिताते हैं वो कुछ हमारे लिए करे, केवल दूसरों के कामों को बंद न करे और उसका जी। एक बार मैं जरा राजपूत जी का भी व्यू ले लूं, फिर उसके बाद एक बार ओपन कर देते, फिर कामकाज पे बात होगी। राजपूत जी, सर ट्रैकर तो दिखा रहा है कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, मैं ये देखता हूँ, कवर भी करता हूँ, प्रियंका जी वहाँ बिल्कुल तगड़े से काम काज कर रही, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही सर, वही फंसी हुई है। 6% वोट, 4-5 सीटें। अब आप कह दीजिए सर्वे गलत है ये। नहीं नीरज भाई, आप अभी यशवंत जी तमाम झूठ बोलते बोलते एक सच बोल गए। क्या? यशवंत जी ने कहा कनपटी पे पिस्तौल लगा करके हमसे आपसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, आप अपने स्टूडियो में। इसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर्वे झूठ है, ये तो मतलब वही बात हो गई ना। नीरज भाई मुझे थोड़ा सा कह लेने दो। हाँ, काहे को आप तो हमको वैसे भी नीचे दिखा रहे हो, कम से कम हमको बोल तो लेने दो। बोलिए। अब इतना हम लोगों को आप दरिद्र कर दोगे तो दिक्कत नहीं है ना। आप बात समझिए, कनपटी पे पिस्तौल यशवंत जी के लगी या आपके लगी मुझे नहीं पता, लेकिन किसी के तो पिस्तौल लगी है, ये बात यशवंत ने खुद वो कर ली। दूसरा, फिर एक बड़ा, मैं हर बार एक शेर कहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये सी वोटर सर्वे तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। तो भैया ये जो प्रायोजित सर्वे होते हैं ना वोटरों के मूड को बदलने के लिए, अब जनता सब समझ गई है। बंगाल की जनता ने भी सी वोटर को समझ लिया है ठीक तरीके से, दिल्ली की जनता ने भी सी वोटर को समझा ठीक तरीके से, बिहार की जनता ने भी सी वोटर को समझा ठीक तरीके से, और उत्तर प्रदेश की जनता तो प्रधानमंत्री देती है। उत्तर प्रदेश की जनता भी खूब समझती है कि भाई ये जो सत्ता प्रायोजित, पैसा प्रायोजित जो सर्वे हैं और इस वक्त किए क्यों जा रहे हैं, ये सबको पता है। किसकी इमेज को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। अपने आप में इतना इंट्रा कंडक्टरी वो है इनका जो विरोधाभासी इनका सर्वे है। एक तरफ कह रहे हैं कि साहब वोट उनका आधा % बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सीट उनकी बहुत घट रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि साहब तमाम वर्गों में नाराजगी है, मुझे तो ऐसा कोई वर्ग नहीं मिलता, पिछड़ों का हो, दलितों का हो, अगड़ों का हो, मुस्लिम्स का हो या किसी का भी, जिसमें नाराजगी नहीं है और जो सरकार के जाने का इंतजार ना कर रहा हो। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम इतना तो करेंगे क्योंकि हमने रुपया पैसा ले लिया है। खैर अपनी जगह है, इनको अपना धंधा पानी करना है, कंपनियां चलानी है, कंपनी रुपए पैसे से चलती है और हमारे पास रुपया पैसा नहीं है। आपने कल रैली नहीं देखी बनारस की, लाखों की भीड़, आप ही सब लोगों ने स्वयं कहा, यशवंत ने शायद नहीं देखी होगी, या हो सकता है इस सर्वे में इतने सारे आरोप आपने लगाए यशवंत जी के ऊपर, तो उनसे जवाब भी तो ले लें। अभी हाँ बिल्कुल लीजिएगा ना, उनको आपने 16 मिनट दिए। अरे तो उनका सर्वे तो मैं उनको 16 मिनट दूंगा, समझने के लिए जरूरी है ना भाई। 16 मिनट में उन बेचारों ने अपनी जान बचाने के लिए कनपटी तक पे अपने रिवॉल्वर रखवा ली। अरे राजपूत जी, यात्रा नहीं, बंगाल के चुनाव में आपका प्रदर्शन कैसा था? 30 सालों से यूपी में आपका प्रदर्शन कैसा? देखिए जूही जी भी हंस रही हैं, बताइए, जवाब दीजिए यशवंत जी। जूही जी हमारी बहन है। अच्छा एक मिनट, क्योंकि मेरे लिए प्रोमो के बहुत काम आएगा। जी बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। कारण ये है कि जितने चुनाव के नाम बताए उन सभी जगहों पे सी वोटर अकेली संस्था थी जिसने सही प्रेडिक्शन दिया, इसलिए मेरा बहुत काम आएगा। वो सारा जितने बंगाल में मैं ही अकेला था जो ममता बनर्जी को 1.5 साल तक कह रहा था जीत रहे हैं,
जी। अब मुझे आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ राजपूत जी, अब जवाब आपने जो आरोप लगाया उससे बात सुनिए। अच्छा, मुझे लगा मेरी बात पूरी नहीं हुई। नहीं, आप इसलिए अपनी भाई, बात मैं खत्म आपके कर बीच लीजिए, में नहीं तभी मैं बोलूंगा। आपकी बात। आपको अपना धंधा पानी चलाना है, चलाओ, खूब रुपया कमाओ, भगवान करे और अच्छा कमाओ, अच्छी बात, चंदा देना हम लोग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो धंधा भी चलेगा और पार्टी जी। भी चलेगा। समस्या केवल यही है कि कल इसी सर्वे का उल्लेख करते हुए बरखा जो हमारी आपकी मित्र हैं सबकी, उनके शो पे उसी सर्वे में से एक आंकड़ा हमने और दिखाया और कार्यक्रम में चर्चा ये हो रही थी कि जो प्रशांत किशोर जी ने बोला कांग्रेस के लिए और तमाम चीजों के लिए, उसी सर्वे में से ये भी निकल के आया कि ममता बनर्जी कहीं से भी राहुल गांधी जी का मैच नहीं है। कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में जो भारत को केंद्रीय स्तर पे जो है वो चैलेंज कर सकती है, और राहुल गांधी जी को एक विपक्ष के नेता के रूप में जो रेटिंग है उसके कहीं दूर दूर तक आसपास ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जीत के बावजूद भी पहुंच नहीं पाई। तो ये भी उसी सर्वे का हिस्सा था जिसको तमाम कांग्रेस के नेताओं ने सर आंखों पे लगा करके बहुत खुश होकर के स्वीकार किया। तो क्या होता है कि नेताओं में मैं उनको दोष कतई नहीं दे रहा हूं, जो हम इतने साल हो गए हैं, हमको सब पता है ये चीज की हर सर्वे में जिस पार्टी को भी जीतने को कहा जाता है उसके लोग बड़े खुश हो जाते हैं, इस सर्वे में जो कहा जाता है कि ये पार्टी अच्छा नहीं कर रही है उसके लोग दुखी हो जाते हैं। जूही जी जैसे थोड़े से कम लोग मिलते हैं स्थिर प्रज्ञ, जो अपने सर्वे में से वो मोती के अपने दाने अपने चुन लेती हैं, उनको दिख रहा है साफ कि उनकी पार्टी का एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है, ट्रेंड है, वो उसको पकड़ के उस पर काम करना चाहती, करना भी सर्वे के नंबरों को इसी तरीके से नेताओं को प्रयोग भी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो प्रवक्ता हैं इसलिए, और मैं नेता नहीं हूं इसलिए उनकी बातों को मैं दिल पे नहीं लेता, क्योंकि पिछले 27 सालों में हर चुनावी साइकिल में ऐसे हर हारने वाले नेता के आरोप हम देखते आए, और चुनाव खत्म होने के बाद में सबके साथ में बैठ करके चाय नाश्ता हमारा होता है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन मैं नेता नहीं हूं इसलिए मैं उस तरीके की बातें नहीं कर सकता। लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखिए प्रियंका जी की कल जो बनारस में रैली हुई है, प्रियंका गांधी ने काफी ज्यादा ताकत इस समय लगाई है, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को थोड़ी सी स्फूर्ति उत्तर प्रदेश में मिल रही है। अब इसमें एक सामान्य इक्वेशन जो नीरज जी हर कोई कहता है कि अगर आप न्यूज एनालिसिस पढ़े तो हर कोई बात करता है केवल इस बात के लिए कि प्रियंका जी कांग्रेस को ऊपर ले जाएंगी तो बीजेपी के ब्राह्मण वोट कट जाएंगे। पहला समाव पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बार बार इसको पढ़ता हूं जिसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि बीजेपी से अगर कोई नाराज ब्राह्मण वोट है तो उसके लिए कांग्रेस वुड बी द इजीएस्ट ऑप्शन टू गो टू, अगर या तो घर बैठेगा या कांग्रेस को वोट डाले। लेकिन कांग्रेस का बढ़ना, एक चीज ध्यान रखिए, ये केवल बीजेपी को नुकसान नहीं होता, ये कांग्रेस बड़ी दुधारी तलवार है, क्योंकि कांग्रेस 50 साल तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति के 3 ध्रुव थे, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित। तो आप समझ सकते हैं कि जब जब कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता है तो वो केवल एक को नुकसान कभी नहीं करती। आप इतिहास देख लीजिए चुनावी उसमें, जब हमने 2009 में बोला कि कांग्रेस की लोकसभा में जो है 20 सीटों के ऊपर उत्तर प्रदेश में आ सकती, खुद कांग्रेस के लोगों को विश्वास नहीं था कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, लेकिन वो हुआ और उसका नुकसान सारी पार्टियों को, तीनों पार्टियों को उठाना पड़ा। तो प्रियंका गांधी यहां से जब आगे बढ़ाएंगी अपनी ग्राफ को, जो हमारे ट्रैकर में आएगा, समस्या केवल उसमें यही है जो कांग्रेस के नीतिकारों को सोचने की है कि आज वो 5 से 6, 7, 8, 10% तक भी ग्राफ जाता है, तो इस चौतरफा 5 तरफा मुकाबले में जब तक कि वो किसी मेन पॉलिटिकल अलायंस के साथ में मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह से नहीं जुड़े, जब तक समाजवादी पार्टी के साथ में वो एक प्रॉपर उसमें न जुड़े, तब तक वो वोटों को सीट में कन्वर्ट होने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये उस तरीके की मशक्कत होगी जिसमें हो सकता है कि कुछ सीटों पे वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाए, कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ सीटों पे हो सकता है बीएसपी को भी नुकसान पहुंचा दे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में उनको मेन अलायंस, अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कांग्रेस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती भी है, तो जो आप एनालिसिस करें उसमें दरअसल नुकसान सपा का हमको लगता ज्यादा होगा, क्योंकि एक बड़ा चंक जो मुस्लिम वोट का है वो उधर जाता हुआ दिखेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली नहीं, वो एकदम साफ दिखता है। अच्छा, अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, मैं इनको भी सेफोलॉजिस्ट ही मानता हूँ। अभय जी, आपने भी सारी चर्चा सुनी, इसका लब्बो लुआब सुना,
बाइपोलर इलेक्शन टाइप की सिचुएशन बन रही जो ट्रैकर में दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और सामने बीजेपी, बाकी सब फ्रिंज के प्लेयर पुरानी जैसी स्थिति में दिख रहे हैं सर्वे के मुताबिक। सर्वे सत्य नहीं होता, ये परिणाम नहीं है, सर्वे इस समय के मूड को गेज कर रहा है। ये जो परिस्थिति आप बनती हुई दिख रहे हैं, जिसमें एक और चीजें निकल के आ रही जो कह रहे हैं कि सपा का एक तरीके से अटक रही। क्यों ये बात शायद इसलिए सर्वे में निकल के आ रही है कि अब अगर यहां से आगे पोलराइजेशन हुआ तो स्थिति शायद चेंज होगी। अभय जी आपकी टिप्पणी। अब देखिए, मैं सबसे पहले यशवंत जी को बधाई दूंगा। मेरा मानना यह है कि उनका सर्वेक्षण जो उत्तर प्रदेश की आज की तारीख में जो हकीकत है उसको दिखाता है। और इसमें बहुत दिनों से मैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में सोच रहा था और विभिन्न मंचों पर कह रहा था, उनके आंकड़े उस बात की तस्दीक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 2017 में चुनावी जीत का जो थ्रेशोल्ड है वो काफी ऊंचा कर दिया था। वो 40% से ज्यादा वोट, 300 से ज्यादा सीटें। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को केवल एक ही तरीके से हराया जा सकता है, या तो उसके वोट 10 से लेकर 12% नीचे गिर जाएं, उसकी अपनी गलतियों से, जनता की नाराजगी से वोट नीचे गिर जाएं, या कोई विपक्षी दल अपने प्रदर्शन में बहुत जबरदस्त सुधार कर ले। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है। और आज की तारीख में इस सर्वेक्षण के इस नतीजे से मैं सहमत हूं कि आज की तारीख में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा, इसी सर्वेक्षण में भविष्य के कुछ सुराग भी हैं, और वो सुराग ये हैं कि नाराजगी चौतरफा भाजपा की सरकार के खिलाफ है, योगी जी के खिलाफ है, जातिगत नाराजगी है, समुदायगत नाराजगी है, और आमतौर पर जो सरकार की छवि होती है उस छवि के अंदर भी बड़ी गिरावट है। तो जो पहिया जो है वो सरकार के पक्ष में नहीं घूम रहा है, पहिया सरकार के खिलाफ घूम रहा है, नकारात्मक रूप से घूम रहा है, ये सर्वेक्षण कहता है। और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आता कि ये पहिया अचानक पलटकर सरकार के पक्ष में घूमने लगेगा, ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मैं इस सर्वेक्षण से यह भी सहमत हूं कि इस वक्त मुख्य तौर पर भाजपा को टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है, और जो कुछ लाभ हो रहा है भाजपा की मुख्य टक्कर में होने का, वो समाजवादी पार्टी को लाभ हो रहा है। और अगर ये पहिया इसी तरीके से सरकार के खिलाफ नकारात्मक घूमता रहा तो समाजवादी पार्टी वोट डलने के दिन तक भाजपा के बिल्कुल बराबर में आ जाएगी, और वास्तव में हमें भाजपा के वोट जो अभी 40% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, गिरते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। भाजपा को इस पहिए को उल्टा घुमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यशवंत जी की बात सही है, विपक्ष को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उस एंटी इनकम्बेंसी को पलटने के लिए भाजपा को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भाजपा मेहनत करती है, जैसे यशवंत जी ने कहा है कि चुनावी मेहनत में भाजपा दूसरों से बहुत उस्ताद है और आगे है, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन वो मेहनत कैसे होगी, इसका जब मैं एक अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि अचानक ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी कि भाजपा के पक्ष में सब चीजें मुड़ने लगें। तो अभी जो 40% प्लस वोट भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, ये वोट गिरते हुए दिखाई देंगे बिल्कुल आखिर में, ऐसा मुझे लगता है। और मैं यशवंत जी के आमतौर पर निष्कर्षों, सर्वे के निष्कर्षों और उन्होंने जो विश्लेषण भी किया है, उन दोनों से सहमत होते हुए ये बात कह रहा हूं। अनिला जी, आप जवाब देंगे इस बात का? पहिया उल्टी तरफ चल रहा है आपका, और आगे जाते हुए कम हो सकता है आपका वोट परसेंटेज? नहीं, देखिए ऐसा है नीरज जी कि जिसका जो परसेप्शन है, जिसका जो कैलकुलेशन है, मैं उस सबका सम्मान करती हूँ, क्योंकि हर एक का सोच और नजरिया अलग अलग हो सकता है। परंतु मैं जानती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को जितना जानती हूँ, या मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जितना जानती हूँ और समझती हूँ, उसके हिसाब से मैं इतना कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने अपना विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2014 में दिखाया, 17 में दिखाया, 19 में दिखाया। तो मैं जो हौसले हैं, और हौसले के साथ ही आपकी प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, क्योंकि केवल कागजी प्लानिंग से भी कुछ नहीं होता है, जिस प्रकार से हमने प्रदेश में देखा है। और अब 3 बार अगर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखा रही है तो कुछ तो बात है ना, हमारी कुछ तो बात है। नहीं, वो कुछ तो बात को नंबर में डिकोड करें। एक मिनट अनिला जी, बहुत ऐसी तत्व चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, आवाज अड्डा में हम लोग फैक्ट पे चर्चा करते हैं। अब आप मुझे 2 यूएसपी बताइए जो आप सेल करेंगी चुनाव में, बिजनेस की लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, 2 ऐसी चीजें जो आप बिल्कुल लगता है सेलेबल है, हॉट केक की तरह बिकेगा, बताइए 2 चीजें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि और ये सत्यता है कि किस प्रकार से अपराधी और अपराधीकरण जो है उत्तर प्रदेश में उस पर अंकुश लगा है।
सबसे बड़ी, और उसके बाद या उसके बराबर आप कह लीजिए, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। दंगे करने का अगर कोई प्रयास करता है उसे अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया गया है कि अगर पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ तो खामियाजा तुम्ही को भुगतना पड़ेगा साहब। तो यहाँ पे आपने मुझसे दो बात कही, तो दो जो इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के सामने आती थी, वो थे अपराधीकरण, जबरदस्त अपराधीकरण। नोएडा में रहती हूँ, नीरज जी में, ठीक है, यहाँ के उद्योगों में ताले लग गए थे, लोग यहाँ छोड़ छोड़कर कोई उत्तराखंड जा रहा है, कोई गोवा जा रहा है, क्योंकि इतना जबरदस्त उघाई रैकेट यहाँ पे चलता था। और आज आकर देख लीजिए क्या रौनक है नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा, या मैं कहूँ गौतम बुद्ध नगर में। तो यहाँ पर और वही हिसाब यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगों का था, आए दिन हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। दूसरा पॉइंट, एक भी दंगा किया हो अनिला जी? दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट बताए अपराध, और नहीं दो पॉइंट मैंने आपको बताया। कहाँ दो? अपराधियों का पॉइंट अलग बताया है, और कम्युनल दंगे जो यहाँ पे हुआ करते थे लगातार, ये ठीक है, पॉइंट मैंने आपको अलग बताया है। ओके, ये 2 पॉइंट आप कह रही हैं कि आपके लिए सबसे बड़े मुद्दे करना चाहते हो। मैं एक सेकंड मैं आपको और बता देती हूँ, अगर आप चाहते तो उत्तर प्रदेश जो है कितनी सारी चीजों में अव्वल रहा है। जब समाजवादी, अनिला जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जब उसके बाद आएंगे तो आप इसको कंटिन्यू। मैंने 2 पूछे थे, आपने 2 बता दिए कि जो आपके सबसे बड़े हथियार हैं जिसके आधार पे आप जनता के बीच में जाएंगे, 2 आपने बता दिए। डबल करिए हमने। उसके बाद जब ब्रेक के बाद लौटेंगे, वो छोटा सा ब्रेक ले लूँ, उसके बाद आएंगे तो फिर अभी राजपूत जी और जूही जी से भी पूछेंगे क्या सेलेबल पॉइंट है आपका जो इस पहिए को दूसरी तरफ घुमाएगा, जैसा कि दुबे जी कह रहे हैं। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश का मूड क्या है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं सी वोटर्स के लाइव ट्रैकर के जरिए। जो उनका परिणाम है उसके मुताबिक की स्थिति क्या है यूपी में, उसी को आज समझने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी नंबर्स देखे गए। बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो बहुमत से काफ़ी आगे दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बहुत ग्रोथ के बावजूद वो एक जगह अटकती हुई दिख रही है। जूही सिंह जी, आपसे भी वही सवाल है, संक्षेप में बताइए, समय इस बार कम हो, काफ़ी चर्चा हो चुकी है। वो 2 बिंदु जिस पर आप इस चुनाव में वोट मांग रही हैं। नीरज जी, एक तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही मुखर प्रदेश है। हर चीज पर उत्तर प्रदेश के हर निवासी की, उत्तर प्रदेश को हम लोग जीते हैं, वो राय जरूर अपनी व्यक्त करता है। तो अचानक एक सरकार आ जाए जो उसको बताने लगे कि तुम्हें सोचना क्या है, तुम्हें करना क्या है, लखीमपुर की घटना में तुम्हें आंदोलन नहीं करना है, ये उत्तर प्रदेश को खलता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो एक रवैया है जिसको जस्टिफाई करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। और महंगाई, भारतीय जनता पार्टी समझ भी नहीं रही है कि कितना डिससैटिस्फैक्शन, महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ साथ जमीन पर जो एक मिडिल क्लास है और साथ ही जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनमें कॉज कर रहा है। भले आप कह दें कि हम राशन वितरण कर रहे हैं, लेकिन ये जनता भी समझ रही है कि उस पर आप जो फोटो छपवा रहे हैं, आप जो करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च कर रहे हैं, नीरज जी आप जैसे लोगों के माध्यम से ये सब बातें जनता तक पहुंच रही हैं, तो एक प्रचार का जो मैं कहूं नकाब वो उतर गया है। बाकी तो ये बात सही है कि चुनौती बड़ी है, एक मशीनरी है जो ये मैथमेटिक्स की तरह काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी को बहुत जमीनी मेहनत करनी है, जो हम कर रहे हैं और अपने तरीके से कर रहे हैं। ये एक ईमानदार स्वीकारोक्ति है जो अच्छी बात है, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए। राजपूत जी, 2 पॉइंट सर संक्षेप में रखिएगा। महंगाई, बेरोजगारी और फ्रीडम ऑफ स्पीच जूही जी का मुद्दा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मायावी पार्टी है। मायावी पार्टी तब तक बड़ी मायावी, मतलब उसको उदाहरण में खाली दे रहा हूं, रावण नहीं कह रहा। रावण तब तक मायावी लग रहा था जब तक सामने भक्त प्रभु श्री राम नहीं थे। एक नाभि में तीर लगा, लफड़ा खत्म। आप एक चीज को जान लीजिए, पुरानी सरकार की नाकामी पिछले 5 साल की, चाहे गंगा में उतराती लाशें हो, ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो, बेरोजगारी का सबसे उच्चतम आंकड़ा हो, गरीबी के सबसे उच्चतम आंकड़े हो, यहाँ पर जो पलायन जो हुआ है मजदूरों का वो सारा हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस का कन्फर्म विकास का मॉडल जिसमें रोजगार की भरपूर संभावना है। और हमारी नेत्री पिछले 3-4 सालों से लगातार जो नगर नगर डगर डगर गांव गांव पांव पांव जा रही है हर मुद्दे पर, चाहे वो उम्बा की घटना हो, चाहे जी अच्छा साड़ी कांड हो, चाहे लखीमपुर का ये चाहे
की जगहों पर हमारी जो सक्रियता है और कांग्रेस की सक्रियता है, और कांग्रेस ने जो विकास पिछले 70 सालों में प्रदेश में दिया, पिछले 30 सालों में जो नहीं हुआ, उस पर हम बात करेंगे और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं यशवंत जी, चाय पीने पहले भी आइए, लेकिन एक चीज एक जान लीजिए, संक्षेप में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वसनीयता का मुलम्मा चढ़वा। अरे सर राजपूत जी मेरी इस पे आपत्ति है। देखिए हम पत्रकार लोग जो होते हैं वो अपने प्रोफेशन को बहुत ईमानदारी से करते हैं, और मैं नहीं जानता कि कौन लोग कौन से वो लिबरल मीडिया और गोदी मीडिया, आई डोंट केयर, मैं नहीं उसमें से, खुलेआम चैलेंज करके कहता हूं। लेकिन जब इस तरीके के आप आरोप लगाने लगते हैं ना किसी के कि आप विश्वसनीयता पे ध्यान रखिए, तो फिर लगता है कि आप मतलब एक हारा और डरा हुआ व्यक्ति जैसे बात करता है ना, उस तरह बात करें। इसलिए मुझे बुरा लग रहा है बार बार वो चीज करें, ये बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। अगर इतना कांग्रेस काम कर रही थी तो 30 साल से आपका वहां पे क्या हुआ हाल है? बंगाल में आप 0 पे पहुंच गए हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? ट्रैकर को दोष देने से थोड़ी आप जीत जाएंगे। संक्षेप में समय खत्म हो गया है। दुबे जी 1 मिनट आपके लिए और 1 मिनट देशमुख जी आपके लिए, एक एक करके। अब देखिए मैं पूछ रहा हूं कि 2 यूनिक पॉइंट क्या है, तो विकास पे तत्व चर्चा की राजपूत जी बात कर रहे हैं, ये लेके जाएंगे आप बेचने की चिंता को? बताइए सर। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी दुबे जी 1 मिनट में सर प्लीज। देखिए, अगर यशवंत जी का सर्वे जैसा कह रहा है वैसा ही उत्तर प्रदेश में होता है और फरवरी तक जाकर यही स्थिति बनी रहती है, यानी भाजपा की 60-65 सीटें कम हो जाती हैं, तो फिर सरकार कैसी बनेगी, इसके बारे में कुछ बातें कह सकता हूं। मेरा मानना है अगर भाजपा की 60-65 सीटें कम होती हैं तो वो योगी मुक्त सरकार होगी, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ के विरोधियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है भाजपा के अंदर, जो दम साध कर ये इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा की सीटें गिरें, उसे बहुमत प्राप्त हो, सरकार बने। लेकिन अगर सीटें 300 के करीब रही तो योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन सीटें 60 गिर गई तो फिर योगी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाएंगे। जी यशवंत जी संक्षेप में बिल्कुल, ये वाला पॉइंट भी क्या आपके ट्रैकर में आ रहा है क्या, जो अभी दुबे जी ने बात रखी कि इन फाइटिंग की वजह से भी कुछ नुकसान हो रहा है? देखिए मैं उस बात को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, दुबे जी भी इस बात को मेरा इशारा समझ लेंगे। बीजेपी 2014 में केवल एक कारण से जीती थी, उसी कारण से 2017 का भी उत्तर प्रदेश का मैंडेट मिला था, उसी कारण से उत्तर प्रदेश में 2019 का भी मैंडेट मिला था। और ये आप मेरी हाथ लिख कर रख लीजिए कि अगर फरवरी में दोबारा बीजेपी को मैंडेट मिलेगा तो वो भी वही एक ही व्यक्ति और एक ही कारण होगा जिसके कारण वो मैंडेट मिलेगा। मेरे ख्याल से मैं बहुत क्लियर हूं इस बात को कहने में कि फायर फाइटिंग में, आग बुझाने में, सारी चीजें जितना भी कर ले, अंत में बीजेपी का तुरुप का एक ही है, वही चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। 3 मैंडेट जो मिले बीजेपी को उस एक व्यक्ति के कारण मिले, और इस बार भी वही होगा। दूसरी बात कि अगर इस मैंडेट के इतर कुछ और करना है और विपक्ष की एकता को साथ में रख के कुछ करना है, तो मुझे नहीं लगता, अब शायद इस बात की संभावना बहुत कम होगी कि बीएसपी और एसपी का कोई तालमेल हो। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि प्रियंका जी जो मेहनत कर रही है उसमें अगर वो अपना 5 से बढ़ा करके 7-8-10% तक वोट ले जाती है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम नमक जितना स्वादानुसार डालते हैं दाल में, उसके हिसाब से अपनी जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी से वो उपयुक्त सीटें मांग करके और उतने अलायंस में लड़ें, बिहार की तरह से झुआ भर दाल नमक में न डाल दें कि 70 सीटें लड़े लेकिन 70 कैंडिडेट भी नहीं लड़ाने के लिए। अगर बिहार में 35 लड़ती कांग्रेस तो इस समय तेजस्वी यादव वहां पे मुख्यमंत्री देशमुख भर के हिसाब से करें तो शायद कंटेस्ट होगा। 2 मेन पॉइंट जो मुझे लगता है मेरी जी बिल्कुल सही कहा आपने देशमुख जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो ना रिसीविंग एंड पे है, उसके बाद लूज करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ये फार्मूला करके भी कोई बहुत गेन में नहीं। बल दरअसल कांग्रेस की राइज से, राजपूत जी की राइज से चिंता जूही सिंह जी को होनी चाहिए कि खेल तो इधर ज्यादा बिगड़ेगा, तो इसलिए शायद जूही जी नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस इतना राइज करे। रहेगा तो बीजेपी को बेहतर चैलेंज कर पाएगा, ये मेरा जो निवेदन है वो ये। जी बिल्कुल। अच्छा सर राजपूत जी माफी चाहूंगा, एकदम मुझे एकदम ब्रेक लेना सर, 10 सेकंड भी नहीं बाकी रह गए मेरे पास। अच्छी चर्चा थी, काफी बढ़िया से लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। अभी ऐसी बहुत चर्चाएं होंगी, भी ऐसे और बहुत सारे ट्रैकर के डेटा निकाल के यशवंत जी लाएंगे तो हम लोग और बातचीत करेंगे। अभी है 4-5 महीने हैं, तरह तरह की बातें होंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शो देखने के लिए, बातचीत करने के लिए। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए CNBC आवाज।